नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुषी शेखावत। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास प्रोग्राम टॉपर्स टॉक निमसेट 2023 में। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी एमसीए एंट्रेंस की तैयारी के क्षेत्र में पूरे भारत में नंबर 1 कोचिंग संस्थान है। लगातार 11वीं बार ऑल इंडिया रैंक 1 लाने का रिकॉर्ड जितेंद्र मिश्रा एकेडमी ने बनाया, जो कि अविश्वसनीय है। हर साल एमसीए एंट्रेंस की सभी प्रवेश परीक्षा निमसेट, सीयूईटी, जेएनयू, बीएचयू, पुणे, HCU, BIT इत्यादि में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के साथ ऑल इंडिया टॉप 10 और टॉप 100 रैंक में सबसे ज्यादा टॉपर देने के साथ हर साल पूरे देश में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने का रिकॉर्ड जितेंद्र मिश्रा एकेडमी का है। देश की टॉप 9 NIT में MCA कोर्स में एडमिशन के लिए हुई निमसेट 2023 के एंट्रेंस टेस्ट में जितेंद्र मिश्रा के एकेडमी से ऑल इंडिया रैंक 1 के कुश जायसवाल, ऑल इंडिया रैंक 2 के निमेश कुमार नादर, ऑल इंडिया रैंक 8 के डेनिश रहंगदले, ऑल इंडिया रैंक 9 के वैभव व्यास इस समय हमारे साथ मौजूद है। इनके साथ पूरे भारत में सबसे ज्यादा 412 से ज्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से निमसेट 2023 में हुआ है। साथ ही निमसेट के एंट्रेंस टेस्ट में पूरे भारत में लगातार 17 बार सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने का रिकॉर्ड भी जितेंद्र मिश्रा एकेडमी का है। तो चलिए उन्हीं से बात करके जानते हैं कि आखिर इतना बड़ा रिकॉर्ड इन्होंने बनाया कैसे। जितेंद्र मिश्रा इस समय हमारे साथ मौजूद है। स्वागत करती हूं आपका भारत 24 में। जिस तरह से मैं अभी दर्शकों को बता रही थी, इतने सारे रिकॉर्ड आपने बनाए हैं। लगातार 11 साल से आपने ऑल इंडिया रैंक का फर्स्ट कैंडिडेट अपने इंस्टीट्यूट से निकाला है। 17 साल से आपका रिकॉर्ड रहा है कि सबसे ज्यादा सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट आपकी एकेडमी से रहे हैं। कैसे संभव हो पाया ये? इसके पीछे 5 आधार स्तंभ है एकेडमी के, और इसमें सबसे पहला है कि एक कंसेप्ट बेस्ड अप्रोच है। क्योंकि बच्चे जो जब 11th-12th क्लास में होते हैं, बेसिकली ये जो निमसेट है ये एमसीए एंट्रेंस कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, जो देश के टॉप 9 NITs के लिए कंडक्ट की जाती है। और इसमें 11th-12th का ही मैथ्स आता है, और लेकिन मैथ्स IIT लेवल का होता है। ये कोर्स ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, मास्टर डिग्री है। तो बच्चों का जो 11th-12th में कंसेप्ट वीक रह जाता है, जिसके कारण वो मैथ्स पढ़ते तो हैं लेकिन वो कंसेप्चुअल अप्रोच नहीं रहता। तो पहला आधार स्तंभ एकेडमी का है कि बच्चों को कंसेप्चुअल अप्रोच से पढ़ा के उसके सारे कंसेप्ट क्लियर करना, बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाना। ये पहला आधार स्तंभ एकेडमी का पढ़ाने का तरीका। दूसरा, उनका टाइम और माइंड मैनेजमेंट दोनों पे ध्यान रखना। कि माइंड मैनेजमेंट इसलिए कि वो बाहर की दुनिया से आइसोलेट होकर अपने माइंड को मैनेज करके पूरी पढ़ाई में फोकस रहें। उसके लिए ज़रूरी है कि वो पूरे टाइम को मैनेज करने के लिए माइंड को मैनेज करें। और एकेडमी में उसके लिए गुरुकुल शिक्षा पद्धति है, जहाँ सुबह 7 बजे से 9 बजे रात तक बच्चे संस्थान में ही रह के 7 दिन मेरे मार्गदर्शन में पढ़ाई करते हैं। तीसरा है कि एकेडमी में जो टेस्ट सीरीज़ है वो एग्जाम ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ मैंने डिज़ाइन कर रखा है, जिसमें रियल एग्जाम के पैटर्न पे आधारित ही सारे क्वेश्चन होते हैं। और निमसेट की एक्चुअल जो एग्जाम होती है उससे 10 से 20 टाइम्स ज़्यादा टफ पेपर एकेडमी में डिज़ाइन करता हूँ, ताकि वहाँ बच्चों को अगर कोई पेपर मॉडरेट से ऊपर या टफ लेवल से ऊपर आ जाए तो बेहतर कर पाए, कि एग्जाम प्रेशर को झेल पाए। और एग्जाम टेम्परामेंट भी एग्जाम के पहले यहाँ क्रिएट किया जाता है। टोटल 1030 टेस्ट सीरीज़ कराई जाती है पूरे 20 मंथ्स की कोचिंग में। और तकरीबन एक टॉपिक का रिपीटेशन 253 टाइम्स होता है। बिफोर निमसेट के पहले 400 टाइम्स निमसेट की टेस्ट सीरीज एकेडमी में होती है। तो चूंकि बच्चा 400 बार NIT का पेपर दे चुका होता है रियल NIT देने के पहले, तो उसको वहाँ कुछ डिफरेंट नहीं लगता। इजी, मॉडरेट, टफ तीनों टाइप के पेपर कराए जाते हैं, ताकि पेपर किसी भी लेवल का है तो उस पेपर को बेहतर कर सके। और लास्ट आधार स्तंभ बच्चों का है कि जो अनुशासन है, अनुशासन में रह के योग, ध्यान, प्राणायाम, पूजा अर्चना के बाद, माँ भारती की आराधना के बाद उनको उनके ड्यूटीज से याद दिलाई जाती है बच्चों को। क्योंकि बच्चे आजकल के जो यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक के बच्चे हैं, मतलब आजकल पूरा मैक्सिमम टाइम उसमें बिताते हैं। तो मेरे यहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है। संस्थान में आने के पहले बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि आप मोबाइल फ़ोन एकेडमी में नहीं लेके आएंगे, ताकि वो बाहर की सोशल मीडिया से या यूट्यूब से, फेसबुक से, बाहर की दुनिया से आइसोलेट हो पाएँ। आप इवन अपने फ्रेंड से आइसोलेट हो पाएँ, क्योंकि एकेडमी का टाइमिंग ही सुबह 7 से 9 बजे रात तक है। और संडे भी छुट्टी नहीं होती, क्योंकि बच्चों को बाद में एकेडमी अपना घर लगने लगता है। और यही कारण कि जब बाहरी दुनिया से आइसोलेट होकर एकेडमी में रह के वो पढ़ाई करते हैं। शुरू में अनुशासन में रहने में तकलीफ जरूर आती है, लेकिन मैं गीता के 18 अध्याय पढ़ाई के दौरान इनको पढ़ाते पढ़ाते मैं आज के भौतिक जीवन से जोड़ के बताता हूँ कि कैसे अर्जुन के पास सारे दिव्यास्त्र थे, ब्रह्मास्त्र थे। उसके बाद भी वो उस युद्ध में, वो युद्धरत होने के पहले अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा था। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनको मोटिवेट किया। तो वही मोटिवेशन लेक्चर गीता के 18 अध्याय, रामायण, महाभारत
ध्रुव है, प्रहलाद है, अभिमन्यु, हनुमान जी महाराज, इन सभी के कथाओं के माध्यम से उनको मोटिवेट करता हूँ। और यही एकेडमी का आधार स्तंभ है। जब बच्चा इतना तैयार हो जाता है तो एग्ज़ाम में उनको बिल्कुल नेचुरल वे में, फ्री फ्लो में एग्ज़ाम दे पाता है। और यही रीज़न है कि पिछले 11 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक अपने एकेडमी से, 17 बार ऑल इंडिया में हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन निमसेट में, जेएनयू में, बीएचयू में, पुणे, एसयू में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला संस्थान एकेडमी जितेंद्र मिश्रा एकेडमी है। जितेंद्र जी, इससे पहले जब हमारी बात हो रही थी तो आपने बताया कि 600 स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है आपका, इतने सारे स्टूडेंट्स को आप अकेले सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, आपने कोई फैकल्टी क्यों नहीं रखी? फैकल्टी ना रखने के पीछे वजह यह है कि बच्चा जब फर्स्ट डे आता तो इंक्वायरी भी मैं ही लेता हूँ उनका। मैंने काउंसलर भी इंक्वायरी के लिए नहीं रखा है, ताकि बच्चा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मेरे से ले, मैं समझूं उसको और मैं सारे रूल्स भी समझाऊं। और बच्चे, और हमारे यहाँ कोई इंटरेस्ट टेस्ट भी नहीं है आने के पहले, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होता है। मेरा मानना है कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है और हर बच्चों का अधिकार मिलना भी चाहिए। अगर 11th 12th में किसी कारण से वो कमज़ोर रह गया तो उसको हमें वो मौका दोबारा देना चाहिए। फैकल्टी ना रखने के पीछे वजह यह है कि मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश जब सारे सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूँ कि वो मैथ्स में कितना वीक है, रीजनिंग में कितना वीक है, कंप्यूटर में कितना, इंग्लिश में कितना है। और चूंकि लिमिटेड मैंने बच्चों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ, 600 बच्चों ज़्यादा मैं पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि मैं पूरा टाइम में बच्चों को देना चाहता हूँ। कि मेरी शेड्यूल ये रहता है कि सुबह 2 घंटे की मेरी क्लास होती है, उसके बाद 3 घंटे को होमवर्क मिलता है, जो बच्चा संस्थान में रह के होमवर्क पूरा करता है। उसके बाद टेस्ट लेता हूँ मैं, और टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस होता है, देन बच्चा हुआ टाइम रिवीजन में होता है। तो मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाने के पीछे वजह ये है, फैकल्टी ना रखने के पीछे वजह ये है कि हर बच्चों को जब मैं सारा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो मैं पूरा पर्सनल केयर दे पाता हूँ। और एक पिता जैसे अपने बच्चों को किसी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं कर सकता, माँ अपने बच्चों को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, वैसे मैं अपने बच्चों को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। या आप इसको पजेशन से बोल दें, या एकेडमी के बच्चों के प्रति मेरी भावना ऐसी है कि मैं पिछले 21 सालों से अकेला पढ़ा रहा हूँ और आज 60,000 बच्चे मैंने निकाल दिया। क्योंकि पहले मैं दूसरे संस्थान में पढ़ाता था तो वहाँ स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और उसी से मैं दुखी होकर फिर मैं अलग संस्थान का निर्माण किया। तो आप क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, क्वांटिटी पे नहीं। अच्छा जितेंद्र जी, एग्जाम पास करने के लिए आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाने की जरूरत है बच्चों को, लेकिन आप सब्जेक्ट्स के अलावा देश प्रेम भी पढ़ा रहे हैं, उसकी क्या वजह है? सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षा अगर देश और समाज के कल्याण में कामना है तो शिक्षा का वजूद कोई नहीं है। मेरा मानना है शिक्षा पेट भरने का साधन नहीं होना चाहिए। शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि समाज और राष्ट्र का निर्माण करना। तो हमारे यहाँ पूरी थीम है कि एकेडमी मैंने चालू किया, मेरे पिता इंडियन आर्मी में थे, डिफेंस में थे, और वो देश सेवा मैंने उनसे ही सीखी। लेकिन मुझे लगा कि आज हमें भारत के अंदर से बहुत सारी गतिविधि ऐसी हो रही हैं जिससे आजकल के युवा जो भटक रहे हैं, आईटी जैसे शीर्ष संस्थान में जा रहे हैं, नाईटी जैसे शीर्ष संस्थान में जा रहे हैं, और देश के प्रेम के अभाव में जब यहाँ से डिग्रियाँ लेके अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, या यूके जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, अब वो अपने देश में रह के जो काम अब्दुल कलाम साहब ने किया, जो उन्होंने अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो देश प्रेम की भावना इसलिए मैं भरता हूँ ताकि वो जब यहाँ से सफल होकर जाए, आईटी नाईटी से पास आउट हों, ग्रेजुएट हों, अब मास्टर डिग्री करें, तो अपने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे पाएँ। और हो भी यही रहा है कि इंडियन आर्मी में, डिफेंस में, एविएशन में, रोबोटिक्स में, एरोनॉटिक्स में मैक्सिमम बच्चे अपने एकेडमी के यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इवन जब आईटी कंपनी में जो बच्चे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन में हैं, मतलब बहुत हैदराबाद की बात करें, बेंगलोर की बात करें, तो हैदराबाद और बेंगलोर का माइक्रोसॉफ्ट का 30 से 40% ऑफिस जो है अपने एकेडमी के बच्चों से भरा हुआ है। वो सैटरडे संडे अपना टाइम निकालते हैं और वो अपने देश और राष्ट्र सेवा में योगदान निभा रहे हैं और गरीब बच्चों को जाके पढ़ाते हैं। और देखा जाए तो इसरो में भी अपने बच्चे, नासा में भी है, और सारे क्षेत्र में हैं। और उनका एक ही लक्ष्य है, कॉलेज में स्टडी का पैटर्न अलग रहता है कि एक थीम रहती है कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो मैं बच्चों को यही सिखाता हूँ कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा तो ज़रूरी नहीं हम हनी सिंह बने, हम भगत सिंह भी बन सकते हैं और रंग दे बसंती छोला गा के अपने देश के लिए कुर्बान भी हो सकते हैं। तो भावना बस वही है कि भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना आचार्य चाणक्य ने देखा था, स्वामी विवेकानंद ने देखा था, वही सपना साकार करना। और विश्व गुरु की राह पे ही एकेडमी चल रही है और वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा और विश्व गुरु पद पे स्थापित होगा, बल्कि स्थापित हो चुका है। आज का सिनेरियो भारत को देखने का अलग है। आज अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो आज देखने का तरीका बिल्कुल अलग हो चुका है। उसका रीज़न यही है कि जो भी देश प्रेम की भावना से उत्पन्न होकर बच्चे आईटी नाईटी में जा रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, और इसलिए पूरा दुनिया आज भारत को एक अलग उम्मीद से देख रहा है। ठीक है, तो संक्षिप्त में बताइए अकेडमी का लक्ष्य क्या है? एकेडमी का एक ही लक्ष्य है, भारत को विश्व गुरु पद पे स्थापित करना और यहाँ से देश प्रेम की भावनाओं से उत्प्रोत करके जिन बच्चों को भेजा जाता है आईटी एनआईटी के संस्थान में, वहाँ से बच्चे वही चीज़ को फैलाने की कोशिश करें। जब बच्चे सफल हो जाएं तो अपना पूरा जीवन अपने राष्ट्र को समर्पित करें, और फिर समय मिले तो अपने परिवार को समर्पित करें, और फिर समय मिले तो अपने खुद के लिए वो टाइम दें।
ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि गुरु का क्या पर्सपेक्टिव है, जी। लेकिन क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर छात्र भी मौजूद जी। है, जिनको छात्र कहना फिलहाल गलत होगा क्योंकि अब ये टॉपर्स है, और आई एम श्योर कि जितने भी एस्पिरेंट्स है वो इन लोगों की कहानी सुनना चाहेंगे, वो जानना चाहेंगे कि आखिर टॉप तक पहुंचने की रणनीति क्या होती है। सबसे पहले कुश जायसवाल, क्योंकि आप ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल कर चुके हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने इस अकेडमी में आके क्या रणनीति बनाई, क्या मार्गदर्शन आपको आपके सर ने दिया? सबसे पहले तो मैं अगर अपना बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मैं पहले स्कूलिंग मेरी उज्जैन से हुई है, मैं उज्जैन का ही रहने वाला हूं, और 11th-12th में स्कूल के टाइम में इतना आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट नहीं था, मैं 90% पॉपुलेशन की तरह मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही था। और फिर मेरे साथ एक जो मेन प्रॉब्लम है, जैसे आजकल की जो जनरेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गेम्स खेलती है, वैसा मैं भी वैसे ही था, बल्कि मैं उनसे कहीं गुना ज़्यादा इन सब चीज़ों का यूज़ करता था। तो मैं मतलब घर पे बिल्कुल भी पढ़ाई करता नहीं था। फिर मुझे जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के बारे में पता चला, और फिर मैंने यहाँ पे जब एडमिशन लिया तो सर ने यहाँ पे हमको समझाया कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको समझाया देश के प्रति, वो सब, और फिर हमको जो मोटिवेट किया है पढ़ाई करने के लिए ताकि हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। और हम तो इसलिए मैं पढ़ना स्टार्ट किया यहाँ पर। और फिर सर ने हमारे जो कंसेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स के, वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक जो सर ने हमको समझाया है। फिर उसके बाद हमारे डेली टेस्ट होते थे खुद को टेस्ट करने के लिए, ताकि हम पता कर पाएँ कि कौन से टॉपिक पे हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और फिर वीकली बेसिस पे हमारे टेस्ट हुआ करते थे, ताकि हम पता कर पाएँ कि और कंपटीशन में हमारी क्या पोजीशन है। फिर उसके बाद हमारे और भी बहुत सारे टेस्ट होते थे, जैसे अप्रॉक्सीमेटली 1000 टेस्ट होते थे हमारे पूरे पीरियड ऑफ टाइम में। और उसमें हमारा जैसे कि जो फाइनल टेस्ट होते थे निमसेट पे बेस पे होते थे, वो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 400 टेस्ट थे। और हर साल सर निमसेट के लिए ही ऐसे फेज़ डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि हमारा इस साल फेज़ 12 डिज़ाइन हुआ था, वो बिल्कुल निमसेट 2023 के हिसाब से ही डिज़ाइन हुआ था। उसमें हमारे बहुत सारे उतार चढ़ाव भी हुए थे, जैसे कि इस साल का पेपर बहुत ही टफ़ था हमारा साथ। ऐसा हमको अचानक से शॉक नहीं लगा कि ये पेपर टफ़ आ चुका है तो हम क्या करें, क्योंकि हमारे लिए जो सर ने फेज़ डिज़ाइन किया था 12 वाला, उसमें टफ़ पेपर बहुत ही ज़्यादा थे, तो हमको ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ अलग हो गया एग्ज़ाम में। जैसे इतने सारे हम टेस्ट दे देते हैं तो हमारी केवल जगह बदलती है, परफॉर्मेंस वहीं पे रहता है, तो इसलिए हमको ज़्यादा शॉक नहीं लगता। और साथ ही साथ जो सर ने हमको देश के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सब समझाइए। सुबह योगदान प्राणायाम भी हमारा डेली होता है। मैं तो बचपन से कभी ज़्यादा कुछ योगदान प्राणायाम मैंने करा नहीं, बस साल में एक ही बार करता था इंटरनेशनल योगा डे पे, और यहाँ पे डेली होता है, तो उससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट भी होता है। 14 घंटे बैठ पाना, उसकी वजह से भी बहुत ही बेनिफिट होता है उसका। अच्छा कुश, आपने कॉलेज के साथ साथ में कोचिंग ली थी? हाँ, मैंने ग्रेजुएशन के साथ तो ही आपको दिक्कत नहीं आई दोनों की पढ़ाई मैनेज करने में, बैलेंस करने में? किस तरह से मैनेजमेंट किया? जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही किया था, सेकंड ईयर में मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी, तो सर ने हमको बताया था कि मैं बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन के साथ ही करते हैं, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और सर ने हमको सिखाया था कि कैसे दोनों एग्ज़ाम्स को साथ में मैनेज करना है, कैसे BCA को पहले तैयार करना है, और वो ताकि एंड मोमेंट पे हमको निमसेट को सेक्रीफाइस ना करना पड़े BCA के एग्ज़ाम की वजह से। और जैसे कि अगर मैं अपना बताऊं तो मैं BCA की जो एग्ज़ाम है वो निमसेट के कुछ ही दिन पास में ही थी, जैसे 1-2 दिन आगे पीछे, तो उसमें हमको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सर ने हमको पहले ही गाइड कर चुके थे कि कब तक उसके सिलेबस को कंप्लीट करना है और फिर कैसे निमसेट पे फोकस करना है। अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग किया आपने हर एक टॉपिक को? जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे डेली टेस्ट और वीकली टेस्ट होते हैं। पहले तो सर एक कोई भी टॉपिक अगर स्टार्ट करते हैं तो उसको बिल्कुल बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे कि कोई अगर बिगिनियर ही है तो वो कैसे समझ पाए टॉपिक को, कंसेप्चुअल तरीके से सर हमको समझाते हैं सारे टॉपिक को। और उसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सर हमको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सब सिखाते हैं, ताकि क्योंकि निमसेट जो एग्ज़ाम है वो टाइम का खेल है, उसमें मेन इंपॉर्टेंट टाइम रहता है, तो हम उसको शॉर्टकट ट्रिक्स की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं बड़े से बड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन को भी सेकंड्स में, तो वो सर हमको बताते हैं। और फिर डेली टेस्ट हमारे होते हैं खुद को टेस्ट करने के लिए, और इतने सारे जो टेस्ट होते हैं हम उसकी मदद से कर पाते हैं ये सब। और आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि सफलता का श्रेय तो मैं सिर्फ और सिर्फ सर को और जितेंद्र मिश्रा एकेडमी को देना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद के बल पे तो इतना शायद कर ही नहीं पाता। थैंक यू सो मच कुश। अब मैं चाहूँगी कि हम हमारे अगले टॉपर की ओर बढ़े, जो कि है निमेश। आप ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल करके यहाँ पर आए हैं, आप अपनी कहानी के बारे में बताएं।
मैम मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट था और मैथमेटिक्स में तो खासकर मैं बहुत ही ज़्यादा वीक था। मेरे 12th में भी टोटल ओवरऑल 59% ही बन पाए थे और मैथ्स में मेरे 100 में से 33 मार्क्स थे। तो मतलब मैथ्स से मुझको बहुत ज़्यादा डर लगता था और इसलिए मैं मैथ्स को अवॉइड ही करता था। पर मैंने जैसे IMS गाज़ियाबाद से मैंने अपनी BCA ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं मिल पा रही थी, तो मैंने आगे रिसर्च किया कि आगे क्या करना चाहिए, तो मुझे MCA के बारे में पता चला। फिर निमसेट के एग्ज़ाम के बारे में पता चला, तो उधर मतलब जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, मैं जितेंद्र मिश्रा अकेडमी में काउंसलिंग लेने सर से काउंसलिंग लेने गया। वहाँ पे सर ने मुझे पूरा क्लियर किया कि एग्ज़ाम क्या होता है, NIT क्या होते हैं और मतलब सिलेबस क्या होता है और कैसे प्रिपरेशन होगी। तो क्योंकि मेरा मैथ्स वीक था और निमसेट के एग्ज़ाम में 60% जो 1000 मार्क्स का पेपर होता है उसमें 600 मार्क्स का मैथमेटिक्स ही होता है और मेरा मैथ्स बिल्कुल ज़ीरो था। तो मैंने इसलिए अकेडमी ज्वाइन की। तो शुरू में तो मेरे कंसेप्ट बिल्कुल मतलब जैसे a-b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो मैं उसमें भी कंफ्यूज हो जाता था कि माइनस प्लस साइन कहाँ लगेंगे उसमें। मतलब मेरे बेसिक्स बिल्कुल ही वीक थे, कुछ आता ही नहीं था। फिर सर ने हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना चालू किया। ऐसा नहीं कि सर ने हमको कि इनको पहले से आता होगा ऐसे शुरू कर दिया। सर ने हमको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया। बेसिक फार्मूले क्लियर करते करते सर एडवांस लेवल तक ले गए हमको। JEE मेंस के क्वेश्चंस हम करते थे। लेकिन निमेश, बेसिक्स तो स्कूल में भी सिखाए जाते हैं, हम वहाँ क्यों नहीं पढ़ पाते, वहाँ क्यों नहीं सीख पाते, और अकेडमी में क्या ऐसा बदलाव आता है कि हमें चीज़ें समझ में आने लगती है? मैम सर का जो एक्सप्लेन करने का तरीका है, सर मतलब किसी भी सर हमको टॉपिक समझाते हैं तो उसकी जड़ तक समझाते हैं। सर सिर्फ थ्योरी नहीं समझाते, सर हमको ये तक समझाते हैं कि वो डिराइव कैसे हुआ। मतलब उसको अलग अलग टॉपिक से कनेक्ट करके मल्टीपल थ्योरम से सर उसको प्रूव कर देते हैं, तो हमारे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारी लाइब्रेरी सीटिंग है 14 आवर्स की, वो इसमें बहुत ज़्यादा मदद करती है, क्योंकि हम सर के बताए हुए कैप्सूल होते हैं हमारे रिवीजन के लिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी उसकी प्रैक्टिस इतनी कर लेते हैं कि वो कॉन्सेप्ट्स हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि हम पूरी साल उनको भूलते नहीं हैं। तो ऐसे मेरे सारे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते करते सारे मेरे कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग हुए और तभी मैं एग्ज़ाम में वो कर पाया। अकेडमी की ये जो गुरुकुल अप्रोच है, और जिस तरह से आपके सर ने पहले भी बताया, एक स्टडी मटेरियल अलग से इन्होंने डिज़ाइन किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए, इन दोनों चीज़ों का आपको क्या फ़ायदा हुआ है? मैम सबसे पहले जब हम सुबह को अकेडमी में जाते हैं तो हमारा योगदान प्राणायाम होता है, उसके बाद हमारी पूजा अर्चना होती है। तो सुबह सुबह हमारा मन ऐसा हो जाता है कि पूरे दिन का मोराल बूस्ट हो जाता है हमारा। हम पूरे प्रिपेयर हो जाते हैं कि हमको आगे 14 घंटे हमको थकान महसूस नहीं होती पढ़ते पढ़ते, और हम बिना थके पूरे टाइम अपना पूरा 100% दे के पढ़ पाते हैं। उसके बाद जैसे सर का मटेरियल है, तो सर का मटेरियल सबसे ज़्यादा योगदान देता है हमारी पूरे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में और सारे अप्रोच में। एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ा हमारा योगदान था वो सर के मटेरियल का था। जैसे शुरू में सर ने डेली टेस्ट होते हैं हमारे, और डेली टेस्ट हमारा डेली इम्प्रूवमेंट बताता है, फिर वीकली टेस्ट होते हैं, फिर रिवीजन टेस्ट होते हैं, कैप्सूल टेस्ट होते हैं, और लास्ट में निमसेट के पैटर्न पे आधारित हमारे फाइनल टेस्ट होते हैं। तो जो फाइनल टेस्ट होते हैं उसमें हम डेली 3 से 4 पेपर देते हैं जितना टाइम परमिट करता है, और उसका पैटर्न बिल्कुल निमसेट के पैटर्न पे आधारित है। तो उसके लेवल सर इतने फ्लक्चुएट कर देते हैं कि हमको हर पैटर्न का किसी भी लेवल का क्वेश्चन पेपर आ जाए तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि कोई नया आ गया है। हमको ऐसा ही लगता है कि जब निमसेट 2023 का पेपर हुआ तो भी हमको ऐसा ही लगा कि जैसे डेली अकेडमी में पेपर देते हैं, आज यहाँ पर पेपर देने हैं। और सर ने हमारे लिए स्पेशल क्लास शीट बनाई थी, तो उनका लेवल बाकी मटेरियल से थोड़ा हाई होता है। तो उन स्पेशल क्लास शीट्स ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की निमसेट 2023 के एग्ज़ाम में, क्योंकि जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा हाई था, और अगर हमने वो क्लास शीट्स नहीं करी होती तो हम उस लेवल को डील नहीं कर पाते। पर क्योंकि हमको सर ने पहले से ही इतना मटेरियल करा रखा था उस लेवल का, तो हमको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई और हम इजीली अप्रोच कर पाए। तो कह सकते हैं कि हर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखकर ये स्टडी मटेरियल बनाया गया है। थैंक यू। डेनिश, मैं आपके पास आना चाहूँगी। ऑल इंडिया रैंक 8 हासिल की है आपने। आपका इतिहास क्या रहा है स्कूल का? जनरली सबसे पहले टॉपर्स से लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या आप भी एक गीक रहे हैं, स्टूडियस रहे हैं स्कूल टाइम में, या आपका भी एक एवरेज स्टूडेंट का ही इतिहास रहा है? मैम मेरा स्कूलिंग बैकग्राउंड तो मैंने मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ मैंने परसवाड़ा एक तहसील है, तो वहाँ से मैंने गवर्नमेंट स्कूल से स्कूलिंग की है। तो मेरा कोई ऐसा बहुत अच्छा बैकग्राउंड था नहीं, और मैंने एक बार JEE की एग्ज़ाम दी थी, उसमें मैंने तो कोई तैयारी की नहीं थी, तो
तो मैं एडवांस के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था। तो फिर मैंने सोचा था कि अब इस साइड तो नहीं जाना है, तो फिर उसके बाद मैंने नॉर्मल बीएससी कर लिया था, तो फिर यहीं इंदौर आ गया था। तो फिर उसके बाद जब मुझे जेएमए के बारे में पता चला, एकेडमी के बारे में पता चला, तो वहाँ से फिर मुझे एमसीए एनआईटी से एमसीए होता है इसके बारे में पता चला, और फिर मैंने यहाँ ज्वाइन किया। फिर जब यहाँ मैं आया तो यहाँ का जो सिस्टम है जो सर ने बना रखा है कि हम सवेरे से जब आते हैं और योग ध्यान होता है, फिर माँ भगवती शारदे की आराधना होती है, फिर माँ भारती की आराधना होती है, फिर उसके बाद फिर हम सबसे पहले हम अपना टेस्ट देते हैं। तो जो हर दिन हमारे टेस्ट होते हैं, जैसे हम WD कहते हैं, वीकली जो बेसिस पे होता है, जैसे WD के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद हम उसे कंबाइन रूप में फिर CT होती है, जिसे हम कैप्सूल टेस्ट कहते हैं, जो हमारे रिवीजन पर बेस होता है। तो यहाँ जो सर ने सिस्टम बना रखा है, तो इससे मतलब एक जो एग्ज़ाम फियर होता है वो धीरे धीरे हमारा ख़त्म हो जाता है। जो और सर साथ साथ में हमारे मोटिवेशनल लेक्चर लेते रहते हैं, जिसमें सर हमें वेदों की, पुराणों की कहानी बताते हैं, और उसमें जैसे ध्रुव प्रहलाद की, जो जिसे हमें हीरो मानना चाहिए, और जो हमारे रियल में हीरो हैं, तो उनसे जो हमको एक एनर्जी मिलती है, उसके कारण हम पुराने कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं कर पाए हैं, उनको हम अपनी 14 घंटे की कंटिन्यूसली जो स्टडी होती है और सर की जो गाइडेंस मिलता है, इसके साथ हम अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर पाते हैं, और साथ में एक जो अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाते हैं। उसके कारण हम अपनी एग्ज़ाम को अच्छे से जी पाते हैं, चाहे वो निमसेट हो या फिर और दूसरे भी एग्ज़ाम हो, जैसे CUT है या BHU है, दूसरे भी एग्ज़ाम्स हैं, तो उनमें हम अपना अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वैभव, मैं आपके पास आना चाहूँगी। ऑल इंडिया रैंक 9 हासिल की है आपने, आपको सबसे पहले तो बधाई। एक सेटअप यहाँ अकेडमी का रखा गया है, जो मुझे सभी से पता चला कि मोबाइल फ़ोन नहीं छूना है, 13-14 घंटे बैठकर पढ़ाई करनी है, वो डेडिकेशन चाहिए, सुबह उठ के प्राणायाम करना है। ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, करने में बहुत मुश्किल होती है। आई एम श्योर आप लोग भी अग्री कर सकते हो, और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं फिलहाल इस शो को, हर किसी ने ना अपने पन्ने पे एक टाइम टेबल ज़रूर बनाया है। सुबह 7 बजे उठेंगे, 7:30 बजे उठ के योगा करेंगे, 8 बजे पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। इस तरह की कोशिश हर कोई करता है, लेकिन वो लोग नाकामयाब रहते हैं। आप लोग कामयाब हो गए, क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो वंदे मातरम। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने भी पहले बहुत बार ऐसे टाइम टेबल बनाया, पर मैं कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, क्योंकि शुरू से मैं बहुत बिलीवरेज था स्कूलिंग से ही। फिर सर यहाँ पे मैं एकेडमी ज्वाइन करी, मैंने 2nd ईयर से ही ज्वाइन करी। फिर सर ने यहाँ पे काउंसलिंग के दौरान नियम और कायदे बताए थे कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, 14 घंटे की सीटिंग है। तो मैं भी बहुत डर गया था, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे सर ने मोटिवेशन लेक्चर लेते गाते थे सर। तो उसमें मोटिवेशन लेक्चर के कारण ऐसा अगले दिन से लगने लग जाता कि मेरे को मोबाइल फ़ोन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे साइड इफेक्ट सर फ़ोन के बताते थे। और रही बात 14 घंटे बैठने की, तो सर एकदम से स्टार्टिंग से नहीं वो 14 घंटे बिठाते, एकदम धीरे धीरे। स्टार्टिंग में तो 3, 4, 5, 6 घंटे की रहती है, फिर धीरे धीरे 1-2 घंटे बढ़ाते होते मार्च तक हो जाती है हमारी 14 घंटे की कंप्लीशन हो जाती है। फिर बैठने में फिर भी कभी कभी आता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत आता है, पर सर के मोटिवेशन लेक्चर इतने आते हैं, सर इतनी सारी जन्मतिथि पुण्यतिथि होती है, अपने शहीदों के बारे में बताते हैं, उनके सेक्रीफाइस के बारे में बताते हैं। तो ऐसा लगता है कभी कभी कि मतलब वो इतना अगर सेक्रीफाइस कर सकते हैं, उनका इतना बड़ा योगदान है देश के लिए, तो ऐसा इंस्पिरेशन अलग से मिलती थी उनके कारण कि अपने को तो बस पंखे में बैठ के अपने को बस 14 घंटे पढ़ना ही है, तो उसके कारण पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलती थी। और ये अच्छा, आपका भी बैकग्राउंड यही रहा था स्कूल का कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई स्कूल में नहीं की थी? नहीं, मेरा पढ़ाई में स्कूल से ही बैकग्राउंड स्कूल से बहुत ख़राब था। 10वीं के पहले मैं CBSE में पढ़ता था, वहाँ पे मेरा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था। क्या रिजल्ट रहा था आपका स्कूल में? 9th में 8th तक तो हमारे इसमें से ही प्रमोट कर देते थे। फिर 9th में आने के बाद मैं पढ़ता नहीं था, इसलिए मेरे को 9th में 3 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई थी। तो उसके बाद 10th भी उसमें स्कूल से ही CBSE से ही कंटिन्यू करनी पड़ी थी। मेरे को लगा नहीं था मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा, तो मैंने CBSE से MP बोर्ड स्विच कर दिया। अब MP बोर्ड में भी मेरा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा। 11th में 45% बना पाया, और 12th में भी गया। 12th में थोड़ी पढ़ाई भी करी, जैसा सब टाइम टेबल बताते वैसा बनाया भी, पर कभी फॉलो नहीं कर पाए। जैसे मेरे को डिस्ट्रैक्शन बहुत थे, मोबाइल फ़ोन के, घूमना फिरना, उसमें मैंने थोड़ा पढ़े भी, काम कर दोस्तों के साथ घूमना, इसे तो मैं पढ़ाई नहीं ज़्यादा कर पाया। तो मेरे 52% ही बन पाए थे। फिर थोड़ा घर वालों ने बोला कि आगे कॉलेज के लिए कॉलेज में अप्लाई करने के लिए वो 75 अप्रोक्स तो चाहिए ही रहते हैं। तो मैंने वापस ट्राई करा, फिर भी इतना मैं इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाया। मेरे अगली बार भी मैंने दिया तो अगेन मेरे 52% ही थे। तो स्कूलिंग में तो मेरा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, तो मेरे को लगा, मतलब ऐसा हो गया था कि मेरे को अब लगा नहीं कि मैं आगे कुछ कर पाऊँगा। पर मैंने देखा कि जो कोचिंग के बारे में थोड़ा सा सीनियरों से, जैसे यहाँ का कल्चर ही है कि अपने को
एक दूसरे स्टूडेंट ही एक दूसरे को ऐसे बताते हैं, ऐसे ही बताते हैं। तो ऐसे ही मेरे को एक सीनियर से मेरा पता लगा कि जेएमए के बारे में पता लगा, और फिर मेरा एक सीनियर भी था जिसके बारे में मेरे को पता लगा, जिसको मैंने स्कूल में देखा था, वो बिलो एवरेज स्टूडेंट था, मेरे जैसा ही था। तो मैंने देखा उसको NIT त्रिची अलॉट हुआ था। तो फिर मेरे को वहाँ से बहुत मोटिवेशन मिला कि अगर ये बंदा कर सकता है तो फिर मेरे को भी ज्वाइन करनी चाहिए। तो उस मोटिवेशन को लेकर मैंने ज्वाइन करी। मैं गया, सर ने काउंसलिंग ली, सर ने बताया कि यहाँ से NIT के बारे में थोड़ा बताया, MCA के बारे में बताया, आगे उसके बाद बताया यहाँ के कल्चर के बारे में बताया। कि सर से सवाल तो मन में थे कि कैसे मैं बैठूंगा, कैसे हो पाएगा, कैसे पढ़ पाऊंगा, पर धीरे धीरे जैसे ज्वाइन करी तो उसके बाद सर के जैसे मोटिवेशन लेक्चर, स्टार्टिंग में ही 3 मोटिवेशन लेक्चर इतने हो गए थे कि अब तो हाई गया था कि बस करना ही है। जैसे सर ने बहुत ध्रुव प्रहलाद के बारे में बताया था, हनुमान जी के बारे में बताया था। हमारे यहाँ हर मंगलवार हनुमान जी की आरती होती है, तो वहाँ पे हम कमिटमेंट करके आते थे। वैसे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता था। सुबह सुबह योग ध्यान होता था, उससे दिन भर कंसंट्रेशन बहुत बनता था हमारा 14 घंटे पढ़ने का। फिर पूजा होती थी तो सर ने बोला था कमिटमेंट करने का पूरा दिन का, तो उसमें एक कमिटमेंट बनता था कि आज 14 घंटे पढ़ना है। तो इसमें बहुत हेल्प मिलती थी पढ़ने में। तो ये कमिटमेंट सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, परंपरा तक भी सीमित है। थैंक यू सो मच। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, तो क्या ये वाकई में सच है कि परंपरा और अनुशासन ही कामयाबी की सीढ़ी है? हाँ, जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए अनुशासन का होना ज़रूरी है, और अनुशासन के बिना सफलता मिल भी जाए तो सफलता क्षणिक होती है। और सफलता उसको कहते हैं जब आप सफल होते हैं तो आपकी सफलता का फायदा एक समाज को मिलना चाहिए, एक वर्ग को मिलना चाहिए, राष्ट्र को मिलना चाहिए, पूरे विश्व को मिलना चाहिए। अन्यथा आपकी सफलता का कोई मतलब नहीं, वजूद नहीं होता। और अनुशासित व्यक्ति ही सफलता को बरकरार रह सकता है। कहते हैं आपकी योग्यता आपको शीर्ष पे पहुंचाती है, चरित्र वहाँ बनाए रखता है। तो परंपराएं जो हमारी हैं, जो हमारी थाती हैं, जिन पे हमें गर्व होना चाहिए। स्थिति ये होगी कि वेस्टर्न कल्चर इतना हावी हो चुका है कि हम अपनी मातृभूमि, अपनी मातृभाषा में गर्व न करके जब हम पड़ोस की भाषा में गर्व करते हैं तो हमारे अंदर वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि हम योग्य होने के बाद भी अपने आप को योग्य कई सारे बच्चे ठहराने की कोशिश करते हैं या दूसरे जताने की कोशिश करते हैं। आज फ्रांस का व्यक्ति अपनी भाषा में गर्व करता है, ब्रिटेन का व्यक्ति अपनी भाषा में गर्व करता है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर हिंदुस्तानी को अपनी मातृभाषा में क्यों गर्व नहीं होना चाहिए। साथ में अपने जो शिक्षा पद्धति उस पर गर्व होना चाहिए। भारत का भी विश्व गुरु था, जब लोग विश्व भर से तक्षशिला नालंदा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। आज स्थिति अलग हो गई है, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज के लिए लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं। ये स्थितियाँ फिर से बदलेगी, भारत फिर से विश्व गुरु होगा। जरूरत है उन लोगों को जागने के लिए, तैयार होने के लिए, जो भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। वो हमारे सिर्फ विद्यार्थी हैं, उनको ध्यान देने की जरूरत है। जितेंद्र जी, आपने कहा था कि आप क्वालिटी में ध्यान देते हैं, क्वांटिटी में नहीं। तो केवल 600 स्टूडेंट्स आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आपसे जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के चक्कर में पढ़ नहीं पाते हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो फिलहाल इस शो को देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे मेरी तो एक मजबूरी है कि मैं 600 से ज़्यादा बच्चे अगर पढ़ाऊँगा तो मैं उनकी बैचेस पूरी ईमानदारी से नहीं ले पाऊँगा, और मैं अपनी बैच को सबऑर्डिनेट कभी कर नहीं सकता किसी फैकल्टी के लिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों का लालन पालन कितना भी कर ले वो खुद करना चाहेगी, किसी को दे नहीं सकती। मैं उनको यही समझाना चाहूँगा कि पूरी ईमानदारी से, नैतिक मूल्यों और संस्कारों को फॉलो करते हुए पूरी ईमानदारी से, लगन से, अगर मेहनत से अपनी पढ़ाई को अगर किया जाए तो आप कैसे भी करके उस लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। मेरा मानना है कि कोई बच्चा कमजोर या वीक या स्ट्रांग नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये हो कि ज़मीन पे बोया गया है, तो आप अपनी ज़मीन तैयार करें। अपना डिस्ट्रक्शन जो सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक, मोबाइल है, जब आप उस योग्य हो जाएं तब चलाएं। और माता पिता को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को आइसोलेट करके उन पे ध्यान दें, बजाय मोबाइल वो तब चलाना सीखें, मोबाइल तब उनको हैंड ओवर करें जब उनमें वो योग्यता आ जाए, जब सही गलत का फैसला कर पाए। बिल्कुल। तो फोकस और डेडिकेशन से हर कुछ संभव है, ये आज हमने खुद अपनी आंखों से देखा। और जितेंद्र मिश्रा एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जो देश को न केवल टॉपर्स बल्कि देश प्रेमी भी दे रही है। वंदे मातरम।